नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो डीएनए है उसका एक्चुअल में पता कैसे लगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, देखो बात करें अगर एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे तो लगभग 1949 तक प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। ठीक है ना, प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। लेकिन सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आया ग्रिफिथ का, जो था 1928 में। ग्रिफिथ ने अपना रूपांतरण का एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, लेकिन वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि डीएनए ही एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद एवरी, मैकार्टे और मैक्लियोड, इन तीन साइंटिस्ट ने वापस से किसके एक्सपेरिमेंट को दोहराया? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, और उन्होंने ये पाया कि जो डीएनए है एक्चुअल में रूपांतरित कारक डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। और उन्होंने 1933 से 34 के आसपास उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को वापस रिपीट किया। उसके बाद में 1952 हर्शे एंड चेस, इन दो साइंटिस्टों ने प्रूव किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअल में वो डीएनए ही है। ठीक है, तो आज अगर मैं बात करूं तो इन दो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट, दूसरा है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। जिसको अपन रूपांतरण का प्रयोग भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्यों बोलते हैं अपन आगे देखेंगे। ठीक है, देखो 1928 ये एक्सपेरिमेंट दिया किसने? ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या किया, एक माइस या चूहा लिया। ठीक है, उसमें डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इसके दो स्ट्रेन होते हैं। ठीक है ना, एक रफ, एक स्मूथ। ठीक, रफ जो है वो नॉन वायरुलेंट होता है और स्मूथ जो है वो होता है वायरुलेंट। ठीक है ना, नॉन वायरुलेंट और वायरुलेंट से मतलब यह है कि रफ जो बैक्टीरिया है इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि स्मूथ वाला है वो किसका यूज करेगा? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, यानी ये वायरुलेंट है जबकि रफ स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, ये दो तरह के स्ट्रेन जो है वो इंजेक्ट कराए जाते हैं किसमें? माइस में। ठीक है ना, ठीक है, अब अपन इसके रिजल्ट्स देखेंगे कि किस हिसाब से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या इसके रिजल्ट रहे और इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, देखो ग्रिफिथ ने क्या किया, सबसे पहले रफ स्ट्रेन जो है उसको इंजेक्ट किया किसमें? माइस में, और चूहा जीवित रहता है। ठीक है ना, ठीक, क्यों? क्योंकि रफ जो स्ट्रेन था वो नॉन वायरुलेंट था
वो डिजीज क्योज नहीं करता उसमें, ठीक है। इसके बेसिस पे ही जो माइस में इंजेक्ट किया गया रफ स्ट्रेन, तो चूहे की मौत नहीं होती और वो जीवित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें स्मूथ। माइस पे इंजेक्ट किया गया और माइस की या चूहे की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्मूथ जो स्ट्रेन था वो वायरुलेंट होता है, ठीक है, वो डिजीज क्योज करता है। तो चूहे की मृत्यु हो गई, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना आप। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो देखना। देखो स्मूथ वाला जो स्ट्रेन था उसको उन्होंने हीट से डेड कर दिया, यानी स्मूथ लेकिन हीट डेड, ठीक है। लेकिन स्मूथ वाले स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, हीट देके उसको डेड कर दिया और उन्होंने इंजेक्ट किया माइस में इसको, ठीक है। तो माइस की जो है वो जीवित रहता है, ठीक। क्यों? स्मूथ वाला स्ट्रेन जो वायरुलेंट था उसको हीट देके डेड कर दिया उसको, ठीक है। हीट देने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर उसको अपन माइस में इंजेक्ट करेंगे तो चूहे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और वो जीवित रहता है। चौथा जो एक्सपेरिमेंट था वो देखना आप। इन्होंने इस बार क्या किया कि जो स्मूथ वाला स्ट्रेन था, ठीक है ना, स्मूथ वाले स्ट्रेन को प्लस जो रफ है स्ट्रेन है, स्मूथ वाले को इन्होंने हीट से डेड किया, ठीक है। हीट देकर उसको डेड कर दिया, किसको? स्मूथ स्ट्रेन को। उसके साथ रफ स्ट्रेन जो कि जिंदा है, इन दोनों को इंजेक्ट किया किसमें? चूहे में, और चूहा डेड हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो आप डेड लिख लो या डाई, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है ना। अब देखो इसमें जो समझने वाली बात है वो चौथा स्टेटमेंट है। अब इसको समझना आप। स्मूथ वाला स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट था, जबकि रफ वाला स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट था, लेकिन फिर भी चूहा मर गया। क्यों? देखो इसको स्मूथ स्ट्रेन को डेथ करा के, ये इसको हीट देकर अपने इसको इसकी डेथ करवा दी, लेकिन फिर भी ये माइस में जाके इसको वायरुलेंट करता है। क्यों? क्योंकि स्मूथ वाला जो डीएनए है, ठीक है ना, या स्मूथ वाले स्ट्रेन में से कुछ ना कुछ रफ वाले स्ट्रेन में गया है, और रफ वाला जो स्ट्रेन है वो चेंज होता है किसमें? स्मूथ वाले में। तो रफ वाला जब स्मूथ वाले में चेंज होगा तो स्मूथ वाला कैसा होता है? वायरुलेंट। और उस कंडीशन में अपन ने देखा था कि स्मूथ वाला अगर माइस में इंजेक्ट करेंगे तो चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो ग्रिफिथ ने यही बताया कि जब उन्होंने हीट से डेथ, हीट से मृत स्मूथ स्ट्रेन को और रफ जो स्ट्रेन है उसको मिला के माइस में इंजेक्ट किया तो उस कंडीशन में चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ना कुछ, कोई भी मटेरियल हो, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ एंटर करता है स्मूथ स्ट्रेन से रफ वाले स्ट्रेन में। ठीक है ना, कुछ ना कुछ स्मूथ वाले से एंटर करता है किसमें? रफ वाले में, और रफ वाला चेंज हो जाता है किसमें? स्मूथ वाले स्ट्रेन में। ठीक है, और वो स्मूथ वाले में चेंज होकर माइस की डेथ कर देता है। अब जो स्मूथ वाले से रफ में एंटर हुआ है उसी को बोलेंगे अपन रूपांतरित कारक। ठीक है ना, और इसके बेसिस पर ही इस एक्सपेरिमेंट को अपन रूपांतरण कारक का प्रयोग या एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है,
तो यहां तक तो ये एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का। अब आगे जो साइंटिस्ट आए उनका एक्सपेरिमेंट देखना आप, उससे ही मेन रिजल्ट जो आया है वो वहीं से आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मैक्लोइड, मैकार्टी और एवेरी। ठीक है ना, इन तीनों साइंटिस्टों ने वापस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ठीक है ना, अब इन्होंने क्या किया वो देखना आप। इन्होंने जो वापस उस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, ठीक है, किस एक्सपेरिमेंट को? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को। तो देखो उन्होंने किया क्या, एक बार तो उन्होंने क्या किया, अब इस चीज को समझना आप। उन्होंने क्या किया, एक कल्चर मीडियम लिया जिसमें आर प्रभेद के बैक्टीरिया थे। ठीक है ना, कौन से थे? आर प्रभेद वाले। ठीक है, ठीक वैसे जो जैसे अपन ने चौथे स्टेप में देखा था कि हीट से डेथ, एस स्ट्रेन और रफ एंडोप्लाज्मिक रफ स्ट्रेन को मिलाकर चूहे में इंजेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो एक मीडियम लिया जिसमें रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं, उसमें इन्होंने डाला एस स्ट्रेन, लेकिन एस स्ट्रेन में से इन्होंने डीएनए और आरएनए को निकाल दिया। ठीक है, तो उसमें केवल बचा प्रोटीन। ठीक है, तो एस स्ट्रेन कौन सा है? जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्होंने रिजल्ट देखा कि आर जो स्ट्रेन है वो एस में चेंज नहीं होता, तो यहां पे लिखेंगे अपन नो चेंज। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो जो प्रोटीन है वो आर स्ट्रेन में एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आगे देखते हैं अपन इसी एक्सपेरिमेंट को। एस स्ट्रेन प्लस इसके साथ अपन जोड़ेंगे कौन? आरएनए। ठीक है ना, जब इसको कल्चर मीडिया में डाला गया, ठीक है, फिर भी इसमें चेंजमेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है ना, यानी इस मीडियम में केवल आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एस स्ट्रेन वाले इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आरएनए जो है, ठीक है ना, आरएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जा सकता, इसलिए आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्योंकि अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो ये एस स्ट्रेन से एंटर करता किसमें? आर स्ट्रेन में। ठीक है, और वहां जाके अपनी कॉपी बनाता और उस कंडीशन में ये आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का भी फॉर्मेशन करता, तो यहां पे भी अपने को चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि एस स्ट्रेन वाले के साथ उन्होंने जिसमें डीएनए प्रेजेंट था, एस स्ट्रेन जिसमें डीएनए प्रेजेंट था, उसको कल्चर मीडिया में डाला, तो उन्होंने देखा कि इस वाले मीडियम के अंदर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया भी मौजूद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो वो ट्रांसफर होगा किसमें? वो ट्रांसफर होगा रफ वाले में। ठीक है, और रफ वाले में ट्रांसफर होकर अपनी कॉपीज बनाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1933 से 34 के आसपास। ठीक है, तो
तो उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डीएनए है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है वो कब हुआ? वो हुआ हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट में, जो दिया गया था 1952 में। इन्होंने मैक्लियोड, मैकार्टी और एवरी ने ये बताया कि जो प्रोटीएज और आरएनएज है, ठीक है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्टेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसलिए जो है कि डीएनए जो है, अपन ने शुरू में देखा था कि एक रूपांतरित फैक्टर होता है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रहा है, तो वो कारक कौन सा है? वो है डीएनए। ठीक है ना, डीएनए इज ए रूपांतरित तो वो रूपांतरित कारक जिसकी बात ग्रिफिथ कर रहे थे, उन्होंने प्रूव किया कि वो डीएनए ही है जो रूपांतरित कारक है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट तो हो गया ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। आगे देखेंगे अपन हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखेंगे अपन। तो देखो, हर्शे एंड चेस, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान देने वाली बात वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे इसकी हवा बना के रखते हैं। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था इसको समझना आप। देखो, इन्होंने क्या किया, जो T2 बैक्टीरियोफेज है, क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने आपको बताया था एक बार। बैक्टीरियोफेज उन्हें बोलते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। ठीक है ना, और T2 बैक्टीरियोफेज जो है वो इकोलाई में अपनी कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने किसको चुना? T2 बैक्टीरियोफेज को। किसके लिए? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो किस पे किया? इकोलाई बैक्टीरिया पे। ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज किन्हें बोलते हैं? ऐसे वायरसेस जो भक्षण करते हैं किसका? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया कौन सा होगा यहाँ पे? इकोलाई। और वायरस कौन सा होगा? T2। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब देखो इसमें नेक्स्ट चलते हैं अपन। इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज था, ठीक है ना, उनको दो मीडियम में रखा इन्होंने। कौन कौन से? एक मीडियम जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, एक जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। अब देखो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने दो मीडियम में, ठीक है, दोनों में बैक्टीरियोफेज को रखा। ठीक है ना, ठीक है, किसको रखा? बैक्टीरियोफेज को। इनमें उन्होंने डाला वायरस को, सॉरी बैक्टीरियोफेज को डाल दिया। ठीक है, अब इस मीडियम में जो है, एक मीडियम में तो प्रेजेंट था रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है ना, इसमें भी रेडियो एक्टिव फॉस्फेट प्रेजेंट था। ठीक है, दो मीडियम लिए, एक में प्रेजेंट था रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, एक में था रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, दोनों में बैक्टीरियोफेज को रखा या वायरसेस को रखा। और इस कंडीशन में जब वायरस इसमें अपनी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है ना, तो समझने वाली बात समझना, यहां पे बैक्टीरियोफेज को रखा किसमें? सल्फर मीडियम में। जब उसमें अपनी कॉपीज बनाएंगे तो सल्फर जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोटीन में। तो इन बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन में जो है रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। ठीक है ना,
और कौन सा S36, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव प्रेजेंट था किसमें, प्रोटीन में, क्योंकि सल्फर प्रेजेंट रहता है किसमें, प्रोटीन में, सिस्टीन और मिथ्योनिन मैंने बताया था जो आपके पिछली बार जब अपन ने एमिनो एसिड्स पढ़ा थे, ठीक है। एमिनो एसिड्स में जो सल्फर पढ़ा था, तो सल्फर जो है, सल्फर बॉन्ड दो एमिनो एसिड्स बनाते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन, ठीक है। तो प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को मिलता है। अब ऐसे तो है नहीं कि जो फॉस्फेट है वो प्रोटीन में आ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन में फॉस्फेट देखने को नहीं मिलता। जब प्रोटीन में फॉस्फेट होता ही नहीं तो उसमें देखने को क्यों मिलेगा। तो जब बैक्टीरियोफेज, ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट वाले मीडियम में रखे गए, उनमें देखने को मिला कि उनके डीएनए में रेडियो एक्टिव 32 देखने को मिलता है, ठीक है। यानी अब उन्होंने एक तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि वायरस जो हैं, वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर जाके अपने न्यूक्लिक एसिड को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं और इसमें अपनी मल्टीपल कॉपीज बैक्टीरिया उनकी बना देता है और इस हिसाब से वो अपनी संख्या में ग्रो करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, दो मीडियम लिए, जिसमें उन्होंने एक मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला, दूसरे में रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, ठीक है। और उस मीडियम में जब वायरस या बैक्टीरियोफेज अपनी कॉपीज बनाते हैं तो वो चीज उनके डीएनए में या प्रोटीन में आ जाती है। अगर प्रोटीन की बात करें तो सल्फर प्रोटीन में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फेट ऐड हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें होगा क्या। तो आप नेक्स्ट देखो, इसमें अपने पास यहां प्राप्त हो गया अपने को दो तरह के बैक्टीरियोफेज थे, ठीक है, ये दोनों हो गए। ये बैक्टीरियोफेज ऐसे हैं जिनमें सल्फर 36 प्रेजेंट है, किसमें, इनकी प्रोटीन में। ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके डीएनए में फॉस्फेट 32 प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो देखो, जब भी वायरस बैक्टीरिया में अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है, तो जब ये मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ये वायरस इससे आके जुड़ गया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये खाली अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है, बाकी प्रोटीन इसका बाकी जितना भी मटेरियल है वो बाहर की तरफ रहता है, केवल अंदर इंजेक्ट करेगा किसको, केवल और केवल डीएनए को, ठीक है। तो अब अपना आगे एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जब इन्होंने इन दोनों बैक्टीरियोफेज को, बैक्टीरियाज को संक्रमित करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना। अब ये अफेक्ट करेंगे किसको, बैक्टीरियाज को, ठीक है ना। इधर देखो आप, ठीक है। अब अफेक्ट करेंगे किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। अब जो है ये अपनी कॉपीज बनाएगा इसमें, किसमें, बैक्टीरिया में, ये डीएनए एंटर कर गया बैक्टीरिया में, ठीक है।
अब ये डीएनए जो बैक्टीरियोफेज से आया किसमें, बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया उस डीएनए को अपना डीएनए समझेगा और उसका भी रेप्लिकेशन कर देगा। उस कंडीशन में उसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार हो जाएगी किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं किसमें, ठीक है, और इधर भी कॉपीज बन जाएगी किसकी, बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो इसमें क्या होगा। अब दोनों बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में अपना रेप्लिकेशन करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, हर्शे और चेस ने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, जिस मीडियम को दोनों में संक्रमित करने के लिए रखा था, अब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, अपकेंद्रण करेंगे, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे। ठीक है, और वायरस जो है, वायरस के जो आवरण वगैरह हैं और वायरस या बैक्टीरियोफेज जो है वो अलग हो जाएंगे। उस कंडीशन में देखो क्या होगा, जब उन्होंने कुछ बैक्टीरियाज को देखा, ठीक है, तो उनमें क्या हुआ, P53 देखने को मिलता है, लेकिन सल्फर जो है 36 वो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि जो S36 प्रोटीन है, S36 जो रेडियो एक्टिव सल्फर थी वो प्रोटीन में देखने को मिलती है, लेकिन जो बैक्टीरियोफेज है वो डीएनए में तो, सॉरी, बैक्टीरिया में तो खाली अपना डीएनए इंजेक्ट करेंगे, प्रोटीन खोल तो इनका बाहर ही रहेगा ना। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर खाली कौन जाएगा, P32। क्यों, क्योंकि ये डीएनए में प्रेजेंट है और बैक्टीरिया के अंदर खाली डीएनए जाता है, प्रोटीन बाहर रहती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मीडियम में जब बैक्टीरियाज को देखा गया तो उनके डीएनए में सिर्फ प्रेजेंट रहता है कौन, P32। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियोफेज से जो ये जाने वाला मटेरियल है वो खाली डीएनए है और बाहर की तरफ कौन रहेगा, प्रोटीन। तो इससे पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, वो क्या है, डीएनए। ठीक है, तो इससे प्रूफ हुआ 1952 में। उसके बाद में पता चला कि वाकई में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें दो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लिए, एक सल्फर एक फॉस्फेट। ठीक है, इनके आप नंबर्स याद करना कि कौन सी सल्फर थी कौन सी फॉस्फेट थी। ठीक है, प्रोटीन जो सल्फर जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जो फॉस्फेट है वो डीएनए में प्रेजेंट रहता है। मैंने आपको बताया था जब अपन ने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे। न्यूक्लियोटाइड किसके मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है किसमें, डीएनए में। तो जो बैक्टीरियोफेज जिस मीडियम में रखे गए थे उनमें वो चीज प्रेजेंट रहती है, सल्फर प्रेजेंट रहती है प्रोटीन के अंदर बैक्टीरियोफेज में, और फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है डीएनए में। अब ये दो तरह के बैक्टीरियोफेज तैयार हो गए हर्शे और चेस के द्वारा। ठीक है, अब इन दोनों बैक्टीरियोफेज को वो बैक्टीरिया को संक्रमित करने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम में। ठीक है, जब इन्होंने देखा, अब बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, और वो बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझ लेता है और उस कंडीशन में वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है उसकी। ठीक है, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी बैक्टीरियोफेज के डीएनए की कॉपीज बन जाती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने दोनों बैक्टीरियोफेज को ट्रांसफर कर दिया बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है
उनके अंदर फॉस्फेट देखने को मिलता है, कौन सा, रेडियो एक्टिव P32, लेकिन सल्फर 36 देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है बैक्टीरिया में खाली बैक्टीरियोफेज का डीएनए एंटर करता है, ना कि प्रोटीन, और प्रोटीन बाहर रह जाएगा, वो डीएनए अंदर एंटर करेगा। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अंदर केवल और केवल बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज का डीएनए देखने को मिलेगा, और डीएनए कौन सा, P32 से लेस। ठीक है, तो इस हिसाब से पता चला कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए ही होता है। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, हर्शे और चेस। इसलिए 1952 के बाद में सब साइंटिस्ट ने यही माना कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। तो ये था एक्सपेरिमेंट हर्शे और चेस का। ग्रिफिथ का अपन ने एक्सपेरिमेंट देखा, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको याद करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।